नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी कंपटीशन पर। तो दोस्तों, आज यह भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत 9वीं वीडियो है और इसमें हम मौर्योत्तर कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो मगध महाजनपद था, इसके अंतर्गत कुल 7 वंशों ने राज किया, ये हमने पहले देख लिया था। और हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एवं मौर्य वंश के बारे में हम पहले की वीडियोज़ में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम शुंग वंश, कण्व वंश एवं सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो मौर्य वंश के विघटित होने के बाद जो मौर्योत्तर कालखंड है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो शक्तिशाली मौर्य वंश अपने आखिरी समय के उपरांत मगध साम्राज्य विघटित होने लगा था। तो जब जो मौर्य वंश था, यह जब पतन की ओर उन्मुख हुआ, तो उसी कालखंड में मगध जो साम्राज्य था, उसकी सीमा जो व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, वह भी विघटित होने लगा था। मगध का राजनीतिक एकीकरण खत्म होने लगा। भारत के उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रमण होने के बाद अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित होने लगे एवं तत्कालीन दक्षिण भारत में भी कई राज्यों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो दोस्तों, यह केवल समझने की बात है। जब मौर्य वंश मगध पर शासन कर रहा था, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे महान शासकों ने राजनीतिक एकीकरण करते हुए मगध का व्यापक विस्तार किया था। और इनकी मृत्यु के बाद जैसे जैसे मौर्य वंश अपने अंतिम समय की ओर अग्रसर था, ठीक उस वैसे वैसे उसी समय उसी कालखंड में भारत पर विदेशी आक्रमणों की शुरुआत भी होती है। और क्योंकि केंद्रीय जो राजनीतिक बिंदु था, उसका विघटन हो चुका था, तो इतने बड़े साम्राज्य को कोई संभालने वाली राजनीतिक शक्ति केंद्र में नहीं थी, जिस कारण अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित होने लगे थे। और कुछ राज्यों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसमें दक्षिण भारत के भी कई राज्य थे जिन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब आगे देखते हैं। तो मौर्य वंश के उपरांत कुछ नए राजवंशों ने मगध पर शासन किया था, जिनमें से शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश थे। तो इनके बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो शुंग वंश था, जो इसका जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था। तो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। और इसने बृहद्रथ की हत्या करने के उपरांत शुंग वंश की नींव मगध महाजनपद में रख दी थी। और इसने पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा स्थानांतरित कर दी थी। और मगध महाजनपद में शासन करने वाला यह पहला ब्राह्मण राजवंश था। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण व्यक्ति था। इसने ब्राह्मण राजवंश शुंग वंश की स्थापना मगध पर करी थी। और यह पहला ब्राह्मण राजवंश था जिसने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। तो अपने शासनकाल में इसने बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करने के कारण बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र को बौद्धद्रोही कहा गया है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म को समझने के बाद स्तूपों का पुनः निर्माण भी करवाया था। और मध्य प्रदेश के भारहूत स्तूप का पत्थर से पुनर्निर्माण किया, जो कि बाद में लकड़ी द्वारा निर्मित था पहले से। ठीक है दोस्तों। तो जो भरहुत स्तूप था, यह पहले लकड़ी का बना हुआ था, बाद में इसने इसका पुनर्निर्माण पत्थर के द्वारा करवाया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो बौद्ध जो ग्रंथ हैं, जातक ग्रंथ, इनकी जो रचना है ये पुष्यमित्र के काल में ही हुई थी। और पुष्यमित्र के समय में 2 विदेशी आक्रमण भारत पे हुए थे, जिनमें पुष्यमित्र विजयी रहा था। इसके अलावा पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, जिनमें ब्राह्मण पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है। और पाणिनिकृत जो अष्टाध्यायी है, और मनुकृत मनुस्मृति और पतंजलिकृत महाभाष्य का लेखन भी पुष्यमित्र के कालखंड में ही हुआ है। तो पुष्यमित्र इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। यह प्रश्न बन जाते हैं कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, उसका कालखंड के समय राजा मगध का राजा कौन था? तो वो पुष्यमित्र शुंग था। यह किस राजवंश का वहाँ पर शासन था? तो शुंग राजवंश का था। मनु की मनुस्मृति, पतंजलि की महाभाष्य, यह शुंग वंश के शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही लिखी गई थी।
इसके अलावा इसको पुष्यमित्र शुंग करना। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया था, लेकिन यह इस युद्ध को हार गया था। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पुष्यमित्र के बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं। पुष्यमित्र की मृत्यु के उपरांत इसका पुत्र अग्निमित्र राजा बना था। अग्निमित्र जो कि विदिशा का राजा तथा मालविका थी, जो मालव की राजकुमारी की प्रेम प्रसंग की चर्चा कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में भी की गई है। ठीक है दोस्तों। तो मालविकाग्निमित्रम मालविका और अग्निमित्र की प्रेम प्रसंग की चर्चा पर आधारित है। इसके रचनाकार कालिदास हैं। इसके अलावा शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था, जिसकी हत्या उसी के मंत्री वसुदेव ने कर दी थी और कण्व वंश की स्थापना मगध में कर दी थी। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार शुंग वंश का अंत होता है और कण्व वंश की स्थापना होती है। तो कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की थी। इस वंश के जो मुख्य राजा थे वसुदेव, भूमित्र, नारायण एवं सुशर्मा थे। कण्व वंश के शासन के समय इनका साम्राज्य काफ़ी सिकड़ चुका था और कण्व वंश का जो शासन था कुल 45 वर्षों तक रहा था। एवं 28 ईसा पूर्व में कण्व वंश का जो अंतिम राजा था सुशर्मा, इसकी भी हत्या इसके मंत्री सिमुक ने कर दी थी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है दोस्तों। इन सातवाहनों को आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। अभी सातवाहन वंश के बारे में देख लेते हैं। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक माना जाता है। महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित इस वंश ने शकों के कारण महाराष्ट्र छोड़ दिया था तथा आंध्र प्रदेश भाग गए थे, इसीलिए इन्हें दक्षिण भारतीय आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। सिमुक के उपरांत इसका पुत्र कृष्ण और कृष्ण के बाद सातकर्णी शासक बना था। और सातवाहन वंश के बारे में कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक वंश था। इनके समाज में नाम से पहले माता का नाम लगाया जाता था। ठीक है दोस्तों। सातवाहन वंश ने अपने शासन के समय तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के और शीशे के सिक्कों का प्रयोग किया था और कुछ खराब चांदी के सिक्के भी प्रयोग में ये लेके आए थे, जिनको ये पोटीन कहते थे। ठीक है दोस्तों। तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वह है मात्र सत्तात्मक समाज का होना। सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक समाज को फॉलो करता था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं सातकर्णी प्रथम के बारे में देख लेते हैं। तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी नगणिका का नानाघाट अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को महान राजा बताया गया है। इस अभिलेख के अनुसार सातकर्णी प्रथम ने यज्ञ एवं पूजा के उपरांत दक्षिणा में धन की जगह भूदान का उल्लेख भी मिलता है। अर्थात जो सातकर्णी प्रथम था, यह जब यज्ञ और पूजा करवाता था तो उसके उपरांत ये दक्षिणा में धन की जगह भूमि का दान किया करता था। इसका उल्लेख नानाघाट अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हाल जो राजा था, यह सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजा था और प्रसिद्ध कवि एवं विद्वानों को आश्रय देने वाला राजा था। हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक काव्य की रचना की थी। तो गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? हाल। हाल किस राजवंश के राजा हैं? सातवाहन वंश के राजा हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक बनकर उभरता है। इसने नासिक के शक राजा नहपान को युद्ध में हराया था एवं नासिक से मिले जो चांदी के सिक्के हैं, इनमें एक और गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा एक और नहपान का नाम अंकित है। इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी राजा बनता है। यह सातवाहन वंश का आखिरी राजा था। यह जल यात्रा तथा व्यापार प्रेमी शासक था। इसके सिक्कों पर जहाज़ों के चित्र अंकित थे। इसने शकों द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक हो गया। और इसकी मृत्यु के बाद केंद्र की दुर्बलता के कारण, अर्थात जब यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु होती है तो सातवाहन वंश की जो केंद्रीय राजनीतिक शक्ति थी उसकी दुर्बलता के कारण सातवाहन वंश के साम्राज्य का टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और केंद्रीय राजनीतिक शक्ति का अंत हो जाता है। इस प्रकार यह मगध महाजनपद पर राज करने वाला अंतिम वंश था। इसके बाद मगध महाजनपद का विखंडन हो गया था। तो दोस्तों, आज हमने इस प्रकार से मगध महाजनपद के अंतर्गत तीसरी
एवं आखिरी वीडियो में सभी वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, और आशा है इस वीडियो में प्राप्त जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी और आपके परीक्षा में आपके काम आएंगी। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।